तो दोस्तों, अक्सर हम सुनते आए हैं कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन सवाल तब उठता है जब वही पड़ोसी हजारों करोड़ लेकर बैठ जाए और वापस करने का नाम तक न ले। आज बांग्लादेश जिस हालत में है, वो किसी से छुपी नहीं है। सरकारी खजाना दबाव में, सड़कों पर अशांति, बिजनेस स्लो और इकोनॉमी लड़खड़ाती हुई। और ठीक ऐसे हालात में उन्हें भारत का वो पुराना भरोसा फिर से याद आने लगता है। लेकिन इस बार कहानी सीधी नहीं है। इस बार शर्तें बदली हुई हैं और इरादे भी। इसी बीच अचानक एक मूव होता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चुपचाप ढाका पहुंच जाते हैं। अब ये सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं थी। असल ट्विस्ट तो वहां देखने को मिला। एक ऐसा लम्हा जहां ना कोई समझौता हुआ, ना कोई स्टेटमेंट आया, बस एक सिंपल सा हैंडशेक। लेकिन यही हैंडशेक काफी लोगों को बेचैन कर गया। जयशंकर ने हाथ मिलाया ना सिर्फ तारिक रहमान से, बल्कि पाकिस्तान के स्पीकर से भी। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई कैमरों के सामने भाषण नहीं। फिर भी पाकिस्तान की मीडिया इसे एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल मान बैठी। अब सवाल यह है, एक आम सा हैंडशेक इतना शोर कैसे मचा गया? और भारत इस पूरे घटनाक्रम में आखिर किस दिशा में इशारा कर रहा है? चलिए धीरे धीरे खोलते हैं इस कहानी की पहली परत। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मदद उसी को दी जानी चाहिए जो उस एहसान की कीमत समझे। लेकिन भारत और बांग्लादेश का रिश्ता इस मामले में हमेशा सीधा नहीं रहा है। ताजा हालात यही इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर ढाका की निगाहें नई दिल्ली की जेब पर टिकी हुई हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश इस समय गंभीर आर्थिक दबाव में है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को तुरंत फंड की जरूरत पड़ गई है। ऐसे में उनकी उम्मीदें एक बार फिर भारत से जुड़ गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत बिना पिछला हिसाब देखे आगे बढ़ जाए, या पहले यह समझे कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तब दोनों देशों के रिश्ते आज की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद माने जाते थे। उसी दौर में भारत ने बांग्लादेश के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित किया था। भारत ने तब बांग्लादेश को लगभग $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया था। अगर इसे देसी भाषा में समझें तो यह रकम करीब 72,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। योजना यह थी कि 2014 से 2025 के बीच ये पैसा अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा, ताकि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को सहारा मिल सके। अब अगर जमीनी हकीकत देखें तो 2024 तक भारत इस वादे का बड़ा हिस्सा निभा भी चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 45,000 करोड़ रुपए पहले ही बांग्लादेश को दिए जा चुके हैं, यानी कुल रकम का बड़ा भाग निकल चुका है। लेकिन अब भी करीब $3 बिलियन बाकी हैं, जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। यही वह रकम है जिसे लेकर अब मोहम्मद यूनुस की सरकार फिर से भारत की तरफ देख रही है। आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, विदेशी कर्ज का दबाव बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में ढाका को लग रहा है कि सबसे आसान रास्ता वही पुराना है, भारत से मदद की उम्मीद। अब असली सवाल यही है कि क्या भारत को बिना शर्त आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इस बार फैसले से पहले हर पहलू को ठंडे दिमाग से तौलना जरूरी है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी आगे और दिलचस्प होने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे पेचीदा मोड़ यहीं से शुरू होता है। अब तक भारत ने बांग्लादेश को जो करीब 45,000 करोड़ रुपए दिए थे, वह पैसा साफ साफ विकास से जुड़ा हुआ था। रेलवे लाइनें, सड़कें, बंदरगाह और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी ऐसा निवेश जिससे देश की क्षमता बढ़े और भविष्य मजबूत हो। उस दौर में पैसा सिस्टम में गया, न कि सिस्टम को चलाने के लिए। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो बाकी के लगभग $3 अरब मांग रही है, वह किसी नई सड़क, पुल या प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। ये पैसा सीधे सीधे देश को सांस लेने के लिए चाहिए। बांग्लादेश का सरकारी खजाना लगभग खाली हो चुका है। अंदरूनी हिंसा, राजनीतिक उथल पुथल और लगातार दंगों ने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। व्यापार ठप है, एक्सपोर्ट लगभग रुक चुका है और विदेशी निवेशक दूरी बना चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना भी चुनौती बन गया है। और ऐसे समय में अचानक भारत को दिया गया पुराना वादा याद आ रहा है। लेकिन यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो पैसा पहले दिया गया था, वह बेहद नरम शर्तों पर था। ब्याज दर नाम मात्र की थी। इसके बावजूद बांग्लादेश ने अब तक न तो मूल रकम लौटाई है और न ही प्रतीकात्मक तौर पर कोई बड़ी भुगतान राशि। हालात ये हैं कि 100 करोड़ रुपए तक की वापसी नहीं हुई है। दूसरी तरफ भारत विरोधी माहौल, बयानबाजी और हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में आंख बंद करके आर्थिक मदद देना किसी भी देश के लिए जोखिम भरा फैसला होगा। अब तस्वीर को और साफ करने के लिए एक तारीख याद रखना जरूरी है। 12 फरवरी 2026।
इसी दिन बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन यह चुनाव सामान्य नहीं है। यह बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शेख हसीना की अवामी लीग, जो दशकों तक सत्ता की सबसे मजबूत ताकत रही, आज बिखरी हुई नजर आ रही है। मैदान अब पूरी तरह बदल चुका है। आज की सियासी लड़ाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बीच सिमटती दिख रही है। यानी सत्ता का संतुलन उस दिशा में जा सकता है जो भारत के लिए पहले से कहीं ज्यादा असहज साबित हो। ऐसे में भारत के सामने सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक फैसला भी है, मदद दी जाए तो किस भरोसे पर और किन शर्तों के साथ। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में असली मोड़ अब सामने आया है। बांग्लादेश की राजनीति में अचानक एक नया खिलाड़ी एंट्री ले चुका है और उसी ने सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। इस पार्टी का नाम है BMJ, बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस नाम से ही असहज नजर आ रही है। आरोप सीधे सीधे भारत की तरफ इशारा करते हैं। यूनुस सरकार का दावा है कि यह पार्टी भारत की सत्ताधारी बीजेपी से वैचारिक रूप से जुड़ी हुई है और इसे भारत से समर्थन मिल रहा है। सरकार की चिंता सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा गणित उन्हें रातों की नींद उड़ा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 2.5 करोड़ के आसपास मानी जाती है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अगर यह समुदाय संगठित होकर किसी एक राजनीतिक धड़े के साथ खड़ा हो जाता है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह उलट सकते हैं। यूनुस सरकार को डर है कि जिस तरह भारत में एकजुट वोटिंग पैटर्न ने सत्ता की दिशा बदली, कहीं वही प्रयोग बांग्लादेश में भी न दोहराया जाए। असल खतरा यह नहीं है कि माहौल बिगड़ेगा या बयानबाजी तेज होगी। असली खतरा यह है कि अगर यह अल्पसंख्यक वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में आ गया तो सत्ता की चाबी किसी तीसरे हाथ में जा सकती है। 12 फरवरी के चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का जरिया नहीं रह जाएंगे, बल्कि पूरे सिस्टम की दिशा तय कर सकते हैं। यही वजह है कि BMJ की मौजूदगी को यूनुस सरकार सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देख रही है। अब सवाल सीधा और गंभीर है भारत के सामने। क्या भारत को पुराने वादे का हवाला देते हुए बचे हुए $3 अरब तुरंत जारी कर देने चाहिए, या फिर पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अब तक दिए गए करीब 45,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब क्या है? क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक सहायता का मामला नहीं रहा, यह भरोसे और राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा फैसला बन चुका है। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम ने इस कहानी को नया मोड़ दे दिया। भारत के विदेश मंत्री एज़ापरकिस कोसे जयशंकर का अचानक ढाका पहुंचना कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष और बेहद निजी संदेश लेकर पहुंचे थे। यह दौरा न तो कैमरों के लिए था और न ही औपचारिक बयानबाजी के लिए। यह भारत की उस नीति का संकेत था जिसमें पड़ोस को सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि रणनीतिक जिम्मेदारी माना जाता है। यह नेबरहुड फर्स्ट की किताब का वही पन्ना है जहां रिश्तों को सार्वजनिक मंचों से ज्यादा बंद कमरों में संभाला जाता है। जयशंकर की मौजूदगी ये साफ करती है कि भारत बांग्लादेश की राजनीति को दूर से तमाशा समझकर नहीं देख रहा, बल्कि हर बदलते समीकरण पर उसकी पैनी नजर है। ढाका की उस शाम को अगर सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है, यह यात्रा दिखने में शांत थी लेकिन इसके संदेश बहुत तेज थे। डॉक्टर एस जयशंकर का बांग्लादेश पहुंचना किसी कैमरा फ्रेंडली इवेंट या औपचारिक मीटिंग के लिए नहीं था। यह एक ऐसा दौरा था जिसमें शब्द कम थे लेकिन संकेत बहुत भारी थे। भारत ने इस कदम से एक बात साफ कर दी, दिल्ली बांग्लादेश को सिर्फ आज की सरकार से जोड़कर नहीं देखती। भारत की नजर उस देश के लोकतंत्र, उसके संघर्ष और उसके इतिहास पर है। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन पड़ोस स्थायी होता है, और इसी सोच को यह दौरा जमीन पर उतार रहा था। भारत का रिश्ता सरकारों से नहीं बल्कि देशों, उनके लोकतंत्र और उनके भविष्य से है। यह दौरा न तो सुर्खियां बटोरने के लिए था और न ही बयानबाजी के लिए। ये एक साइलेंट मूव था जो बहुत कुछ कह गया। जहां राजनीति अक्सर दीवारें खड़ी करती है, वहां भारत ने पुल बनाने की कोशिश की, और यही असली कूटनीति की पहचान होती है। अब सवाल आपसे है, क्या यह भारत की रणनीतिक परिपक्वता है या फिर आने वाले बड़े खेल की सिर्फ एक झलक? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।